हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। टर्म 2 का आज हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं पेशेंस और टाइम, ये दोनों चीजें अगर आपके जीवन में साथ हैं तो आप बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी, जो डिफिकल्टीज होती हैं उनको भी आप जो है पार पा सकते हो और उसके पार निकल सकते हो ना। तो कोशिश आप लोग जरूर करते रहें। ये पीक टाइम चल रहा है और पीक टाइम की जो स्टडी होती है वो मायने रखती है आप लोगों की ना। तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, बस आगे चलते ही रहना है। तो बात करते हैं अपने चैप्टर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, क्वेश्चन ही उठा करके सारा लेसन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आप लोग को आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि आप लोगों को भी लेसन रीड जरूर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण एक प्रोसेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, कम पैमाने पर बड़े मतलब कि बड़े जो है पैमाने पर, है ना। और उसमें होता क्या है, जो कच्चा माल होता है उसी से ही एक नई वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, जैसे शुगर केन से जो गन्ना होता है उससे क्या बनता है, चीनी बनता है, गुड़ बनता है, शीरा बनता है, या अन्य न जाने कौन कौन सी चीजें बनती है। जैसे रबड़ निकलता है और रबड़ से क्या बनता है, जो लिक्विड निकलता है तो उससे टायर बनते हैं, और जो स्टेशनरी का सामान होता है जो रबर या अन्य चीजें बनती हैं। जैसे कच्चा लोहा मिलता है, आयरन ओर मिलता है, तो उससे जो है तो अशुद्धियां, मतलब कि जो उसमें अशुद्धियां होती हैं उसको निकाल करके और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे बाइसाइकिल है आपकी, ये विनिर्मित वस्तु है। ये मतलब कच्चे माल से शुरू होती है और एक नई वस्तु के रूप में आपके सामने पेश होती है, तो वो कहलाती है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देना है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान, तो पहले क्या है आप देख रहे हो ना कि शुगर केन पहले क्या है, सस्ता है, लेकिन जब उसकी चीनी बन जाती है तो वो महंगी हो जाती है। साइकिल है को देखा जाए तो पहले लोहा है, कच्चा लोहा वो सस्ता होता है, फिर एक प्रोसेस के तहत फिर उससे स्टील वगैरह बनाया जाता है, फिर साइकिल बनती है, तो वो कितनी महंगी होती है। कार देखिए कितनी महंगी जाती है ना। तो उसी प्रकार से कच्चे पदार्थ को मूल्यवान कॉस्टली चीजों में उसको बदला जाता है, में जो है बदलना उपयोगी वस्तु का निर्माण क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। क्योंकि साइकिल हमारे लिए क्या है, उपयोगी वस्तु है। कार हमारे लिए क्या है, एक उपयोगी वस्तु है। चीनी हमारे लिए क्या है, उपयोगी वस्तु है। शूज या घर के सारे बर्तन या जो चीजें आप यूज कर रहे हो वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, इसलिए कह रहा है ये उद्योग किसी भी देश के विकास की रीढ़ माने जाते हैं, ये बैकबोन माने जाते हैं। इनके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है ग्रो नहीं कर सकती है। उसके बाद है क्योंकि कृषि के आधुनिकीकरण के साथ अन्य उद्योगों के विकास में ये सहायक होते हैं। ठीक है, ये कृषि के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल आप देख रहे हो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या अन्य ना जाने कितनी सारी जो मतलब कि कृषि जो इक्विपमेंट, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बने हैं, ये सब इसी की ही बदौलत बने हैं। और दूसरी चीज क्या बता रहा है ये कि ये अन्य उद्योगों के विकास में भी सहायक होता है। उससे जुड़े हुए अन्य उद्योग भी जो है डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है विनिर्माण। विनिर्माण से जो बड़ी इकाइयां होती हैं वो तो काम करती हैं, जो छोटी इकाइयां हैं प्लांट्स वगैरह वो भी उसी के भरोसे चलते हैं। और जो कंट्री है, जो उसकी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय जिसको कहते हैं, या जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी जो होती है वो ग्रो करती है, देश का विकास होता है। तो विनिर्माण उद्योग के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि वे भौतिक कारकियां हैं जिनकी वजह से ये उद्योग जो है लगाए जाते हैं किसी भी स्थान पर। किसी भी स्थान पर, जिस स्थान पर उद्योग लगाए जाते हैं वहां के फिजिकल फैक्टर क्या है जो कि मायने रखते हैं। फिजिकल भौतिक कारक क्या क्या है जिनके बिना हम उद्योग नहीं लगा सकते हैं, ये चीज पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल,
अवेलेबिलिटी यानी कि कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल है, जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होगा तो वहां पर नए नए उद्योग स्थापित होंगे। अगर नहीं भी स्थापित हो रहे हैं कच्चे रॉ मटेरियल वाली जगह पर, तो हो सकता है कि दूर स्थापित हो, तो उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मंगाया जाता है। लेकिन हालांकि वो कॉस्टली पड़ता है, अगर दूर से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, तो जो वस्तु बनेगी वो भी कॉस्टली हो जाएगी। तो कोशिश ये होती है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये वहीं लगाई जाती हैं जहां पर रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे जो इंडिया के मैनी जो बहुत सारे जो स्टील प्लांट हैं, जैसे बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ओके, ये सब क्या है, ये सब कहाँ स्थापित हैं, आप देख रहे हो, ये सब कहाँ स्टेबलाइज हैं, ये वहां पर जो है स्थापित हैं जहां पर इनको कोल, वाटर और पावर, ठीक है, ये सारी चीजें इनको आसानी से मिल जाती है, तो वहीं पर ये देखने को मिलती हैं। जैसे झारखंड में है ना, झारखंड में है बोकारो है, जमशेदपुर जो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला जो है उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ये किस एरिया में पड़ता है, आपने देखा होगा, मैप उठा करके देखो तो ये वे एरिया है जहां पर लेबर बहुत इजीली मिल जाता है, मतलब कि लो पेमेंट पर। और जो है कोल, आप जानते हो झरिया माइन में कोल निकलता है, दुर्गा वो रानीगंज माइन जो कि वेस्ट बंगाल में, वहां भी कोल निकलता है ना। और उड़ीसा में जो राउरकेला स्टील प्लांट है, और आप जानते हो कि मयूरभंज जो कि सबसे बड़ी लोग आयरन ओर की माइन है ना। तो इस प्रकार से आप देख लो ये सब वहीं पर स्थापित हैं। रीजन यही है, फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, ओके। तो रॉ मटेरियल जहां पर उपलब्ध होता है वहीं पर ये उद्योग स्थापित होते हैं। उसके बाद है पावर रिसोर्सेज एंड वाटर। पावर रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा, जहां पर बिजली आसानी से मिल सके वहां पर ये स्थापित होते हैं। एंड वाटर, स्टील प्लांट है, वहां पर बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जहां पर जो है आयरन ओर को जो है मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है भट्टियों में, और जो स्टील बनाया जाता है उसको टेम्पर देने के लिए या अन्य कामों के लिए भी ये वाटर की नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो इसकी वजह से, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है फेवरेबल क्लाइमेट। आपके फेवर में क्लाइमेट का भी होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के फेवर में। अगर नहीं है तो फिर इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती। जैसे क्या कहते हैं उसको, कॉटन इंडस्ट्रीज है ना। कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहां पर स्टेबलाइज है, आपके गुजरात में और महाराष्ट्र में, ओके। इसके अलावा पटसन इंडस्ट्रीज, जूट उद्योग जिसको कहते हैं, ये सब कहां पर स्टेबलाइज हैं, वेस्ट बंगाल में। हुगली नदी आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये वहीं पर क्यों स्थापित है, क्यों नहीं यूपी में है, यूपी में है, कानपुर में है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पर क्यों, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। व्हाई, व्हाट इज रीजन ऑफ दिस ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, क्यों नहीं ये जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया। इसका रीजन ओनली ये है कि ये समुद्र के किनारे हैं, दामोदर, वो हुगली नदी, पानी आसानी से उपलब्ध होता है जूट उद्योगों के लिए। तो क्या होता है कि जहां पर कॉटन इंडस्ट्री वो लगती है, जिस स्थान पर जहां पर पानी आसानी से उससे उपलब्ध हो या वाटर एरिया ज्यादा हो। तो गुजरात के पास क्या है, महाराष्ट्र के पास क्या है, अरेबियन सी है ना। तो अरेबियन सी की वजह से वहां पर मौसम में ह्यूमिडिटी रहती है, जिसकी वजह से तागा जो बनता है, यार्न, वो थ्रेड, वो जरा मजबूत बनता है और लंबा बनता है। ये रीजन है फेवरेबल क्लाइमेट। तो आप लोग इन सब चीजों को जरूर ध्यान दें, ओके। उसके बाद है आपका ये हो गया। इसके बाद नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स और द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। यानी कि अब वो मानवीय कारक कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ये उद्योग स्थापित होते हैं, जिनकी वजह से इनको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जहां पर ये उद्योग स्थापित होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी एक बताया फिजिकल फैक्टर्स उद्योगों की स्थापना में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। अब आपको बताना है 3 ह्यूमन फैक्टर्स किस प्रकार से किसी भी उद्योग की स्थापना में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने को उसमें शामिल करते हैं। तो दीज फैक्टर्स आर, वे फैक्टर्स कौन कौन से, दीज फैक्टर्स आर लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग फैसिलिटीज, ओके।
तो लेबर तो भाई बहुत जरूरी है ना, लेबर के बिना तो काम होना नहीं, चाहे जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज आप लगा दो, लेबर नहीं है तो क्या मशीनें सेल्फ वर्क करेंगी? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब हमें लेबर मिलेगा, स्किल नॉन स्किल्ड लेबर। ओके, तो इसकी वजह से काम होता है, ठीक। और लेबर, हाँ एक चीज और है कि लेबर जो है कॉस्टली भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं बहुत लो पेमेंट पे भी मिलता है। जैसे अधिकतर जो इंडस्ट्रीज हैं आप देख रहे हो, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ओडिशा में स्थापित हैं। वाई? व्हाट इज रीजन? रीजन इज मेनी पीपल्स, है ना। इन स्टेट्स में बहुत सारे लोग हैं, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो लेबर भी सस्ता उपलब्ध होता है। ओके, अब यही अगर अरुणाचल प्रदेश चले जाओ तो वहां पर लेबर कम है, सिक्किम चले जाओ तो वहां पर लेबर कम है, तो वहां पर लेबर की डिमांड जो है जब बढ़ेगी, लेकिन अगर उस सप्लाई कम है तो कीमत बढ़ जाएगी, मतलब कि किसकी? लेबर की, लेबर चार्ज की ना। तो इसकी वजह से ये जहां पर क्या ह्यूमन मतलब कि पीपल लोग ज्यादा है, वहीं पर ये उद्योग लगते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है मार्केट। बिना मार्केट में लेबर मिल गया, इंडस्ट्री लग गई, प्रोडक्शन हो गया, बट किस प्रकार से हम अपना जो गुड बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, कैसे उसको हम सेल करेंगे? सेल करने के लिए तो हमें तो मार्केट चाहिए होती है ना, तो मार्केट नहीं तो कहां पर सेल करेंगे? तो मार्केट मेन फैक्टर है, सारे फैक्टर मेन है। फिर है ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, यानी कि उद्योग वहीं पर लगते हैं जहां पर यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध हो। यहां तक कि आप देखते होंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वहां तक जो है रेलवे ट्रैक बिछाई जाती हैं। एक्चुअली में वहां पर जो कि बड़े उद्योग हैं, बिगेस्ट, है ना, वहां पर यह व्यवस्था होती है कि रेलवे ट्रैक वहां तक जाता है, वहीं से जो सामान बन रहा है वो लोड हो जाता है और मार्केट तक उसको पहुंचाया जाता है। आसानी से जहां पर ट्रांसपोर्ट होगा वहीं पर इंडस्ट्री लगती है, जहां पर आसानी से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा वहां पर मार्केट लग ही नहीं सकती। ओके, तो ये हो गया। और आपका आता है फिर बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग सुविधाएं। जब तक हमें लोन, क्रेडिट ना, वो साथ मतलब जब तक हमें लोन नहीं मिल सकता, या हम जैसे बड़ा कोई प्लांट सोचे हैं लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन प्लान बड़ा है, तो हमको क्या चाहिए होती है? कैपिटल, पूंजी चाहिए होती है, तो वो हमको बैंक जो है अवेलेबल कराते हैं और हमको फैसिलिटी देते हैं। तो बैंकिंग फैसिलिटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया आपके, क्या हो गए? 3, मैंने ज्यादा बता दिया है, 3 ह्यूमन फैक्टर्स, आप और भी लिख सकते हो। उसके बाद है व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? आधारभूत, जैसे आपका घर है, किस पर बना हुआ? हवा में तो बना नहीं भाई, वो किस पर बना हुआ है? किसी बेस पे तो बना होगा, जिसको कहते हैं नींव। ठीक है, तो नींव कितनी मजबूत बनती है, उसके बाद दीवारें खड़ी होती हैं, तो घर मजबूत बनता है ना। जैसे आप लोग हो अभी क्लास यूकेजी में गए होगे, एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब 10th में हो आप, आगे चल करके आप और अपर क्लासेस में जाओगे, हायर एजुकेशन में। तो अभी क्या हो रहा है, आप जो लोग हैं वो आप अपना बेसिक मजबूत कर रहे हैं, ताकि अपर जो आगे आने वाला है हायर, उसको आप सही ढंग से फेस कर सको, अन्यथा आप फेल हो जाओगे ना। तो उसी प्रकार से व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योग क्या है? वे उद्योग जो केवल अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि सेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अन्य उद्योगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी समझाते हैं आपको। बल्कि बहुत से उद्योग इन उद्योगों पर निर्भर करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, जिस पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, आयरन स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज, ये आपका आधारभूत उद्योग है। भारत में लौह इस्पात उद्योग ना, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये सब जो है बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। इनके बिना आप विकास की बात ही नहीं कर सकते हो। जैसे लौह इस्पात की बात करें, ठीक, अगर स्टील नहीं बनेगा तो छोटे मोटे उद्योग कहाँ से स्थापित होंगे? आपके घर में जो बर्तन है, जो फर्नीचर है, जो चीजें, साइकिल है, व्हीकल है, वो सब कहाँ से बनेगा ना। तो लौह इस्पात, जो स्टील प्लांट है,
ये तो मेन प्लांट है ही है, इससे जुड़े हुए जैसे जहां कार बनती है, बाइक बनता है, साइकिल बनता है, यूटेंसिल्स बनते हैं, ये सब चीजें इसी पर तो डिपेंड करती हैं ना। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे मोटे उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा लिख लेंगे आप लोग कौन कौन से उद्योग हैं। जैसे भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला जर्मनी के सपोर्ट से स्टेबलाइज हुआ था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सपोर्ट से, और बोकारो रूस के सपोर्ट से, और जमशेदपुर तो खुद से ही है सेल्फ सपोर्ट, और भी है भिलाई। भिलाई रूस के सपोर्ट से हमारे देश में उद्योग स्थापित हुआ और आज भी ये बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट है, वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन है, हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स। जो बड़े स्टील प्लांट्स हैं वे किस प्रकार से मिनी स्टील प्लांट से डिफरेंट हैं, अलग हैं। प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस, ये कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं ये सारे उद्योग। व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैज लेड टू ए राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि वे कौन से सुधार हैं जिनकी वजह से अब इनमें बदलाव आ रहा है या इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, वे चीजें क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट माने बृहत उद्योग, बड़े उद्योग। यह एक आधारभूत उद्योग है, जैसे मैंने बताया बेसिक, जो दो प्रकार के होते हैं। स्टील प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संकलित इंटीग्रेटेड और एक होता है मिनी, यानी कि मिनी स्टील प्लांट। आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में 10 क्या है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं, और जिनमें सबसे बड़ा है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिख लेंगे। और बहुत से और मैनी मोर स्टील मिनी स्टील प्लांट हमारे देश में हैं। संकलित में जो इंटीग्रेटेड होते हैं, इनमें क्या होता है, इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, ढालने, आकार देने तक की क्रिया होती है इसमें। यानी कि कच्चा माल जब आता है तो सारी प्रोसेस वहां पर होती है, तो उसको कहते हैं बृहत उद्योग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट या संकलित उद्योग। ठीक है, उसके बाद बता रहा है मिनी स्टील प्लांट में क्या होता है। इसमें विद्युत भट्टी होती है, रद्दी इस्पात होता है, स्क्रैप होता है, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व एलॉय स्टील बनाते हैं, मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है ना। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, व्हाट इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड व्हाट इज मिनी स्टील प्लांट ना। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये आप जान लो, मैंने बताया। ठीक है, और इनके सामने क्या समस्याएं हैं ये आप लोग जरूर जान लीजिए। अब आते हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है इनकी, था ना। प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्रीज फेस, इनकी उच्च लागत आती है ना। उच्च लागत माने खर्चा ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है, या जैसे वर्तमान समय में बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो कि खत्म होने के कगार पर हैं, तो उनको इंपोर्ट करना होता है, तो उसकी वजह से उनमें लागत ज्यादा आती है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगी चीजें बनती हैं। कुकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है हमारे देश में। कुकिंग कोल ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जिसकी जो हाई टेम्परेचर वाला होता है और उसमें अशुद्धियां भी कम होती हैं, ये होता है कुकिंग कोल, जिसका उद्योगों में यूज होता है, लेकिन ये कम उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। कम श्रमिक उत्पादकता भी कम है। अब तो जनसंख्या पर भी रोक लग रही है ना, तो लेबर भी कम मिल रहे हैं, और ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, जो पावर सप्लाई है वो भी हमारे देश में बहुत प्रॉपर नहीं है, बहुत सही ढंग से नहीं है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर होना चाहिए ना। जैसे आप लोग अगर रेगुलर स्टडी नहीं करोगे तो मार्क्स क्या अच्छे गेन कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा, जब लगातार हो, रेगुलर हो। तो उसी प्रकार से इन उद्योगों को पावर सप्लाई रेगुलर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद है रिसेंट डेवलपमेंट।
सुधार क्या है? उदारीकरण। उदारीकरण होता है उदार रुख अपनाना। उदारीकरण का मतलब होता है जब भारत जो 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 अपने देश के उद्योग हैं उनको अदर कंट्रीज से कंपटीशन करने के लिए तैयार करना, अपनी क्वालिटी मेंटेन करना। तो उदारीकरण की वजह से जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं इनको मौका मिला बाहर की कंट्रीज से कंपटीशन करने का। कंपटीशन जब आप करोगे तो आप सुधार करोगे, अच्छी क्वालिटी दोगे, तभी तो काम कर पाओगे ना। तो उदारीकरण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें। ये हुआ। फिर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जो पैसा लगाती हैं, जो बाहरी कंपनियां हैं वो देश में पैसा लगाती हैं, या हमारे देश में भी के भी जो पूंजीपति लोग हैं वो बाहर की इंडस्ट्रीज में निवेश करती हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करती हैं। तो ये भी इनसे क्या हो रहा है कि जो कंपनियां कमजोर पड़ गई थी, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, जिनकी कैपेसिटी कम हो गई थी, तो जब विदेशी कंपनियों ने इसमें निवेश किया, पैसा लगाया, तो इनकी कैपेसिटी अब ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान विकास को प्रोत्साहन, रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे इन स्टील प्लांट्स को या इन उद्योगों को बढ़ावा मिले रिसर्च से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। किस प्रकार से जो इंडस्ट्रीज हैं ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, पर्यावरण को, ये पूछ रहा है इसमें। तो आप लोग देखा कि ये उद्योग कितने इंपॉर्टेंट हैं, है ना, बिल्कुल। लेकिन ये हमारे लिए इतने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एनवायरनमेंट भी हमारे लिए उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे ना। तो इंडस्ट्रीज लगने से जहाँ एक और हमको प्रॉफिट हुआ है तो कहीं पर एनवायरनमेंट लॉस भी हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे आने वाले समय के लिए एक गुड न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो जहां एक और अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग दिया है इसने, तो वहीं पर्यावरण को भी प्रदूषित किया है। इसके बाद आप लोग जो है प्रदूषण के प्रकार लिख दोगे, उसका आंसर लिख दोगे, वेरी इजी। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, ये 4 हैं। इन चारों के बारे में आप लोग सेल्फ जो है लिख सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने जानकारी के लिए यहाँ पर लिख दिया। जैसे एयर पोल्यूशन क्या है, फैक्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक, धुआं, या जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके साइलेंसर से निकलने वाला स्मोक। ठीक है, तो उसकी वजह से एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें जो है मिक्स हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खराब होती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में नवंबर के दीपावली के आसपास जो है कितना पॉल्यूशन होता है, स्मोक छा जाता है। स्मोक और फॉग, स्मोक माने धुआं, फॉग माने जो कोहरा होता है, वो मिलकर के स्मोक बनाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में जो एयर क्वालिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है और अन्य कई चीजें मतलब की तरीके की बीमारियां हमको हो सकती हैं। ऐसा यहीं पर नहीं है, चाइना में बहुत सारा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो पैरा होता है, पुआल होता है, उनको जलाने से मना किया जाता है। और पुरानी जो व्हीकल हैं उनको चलन से बाहर कर दिया जाता है कि ये ज़्यादा स्मोक फेंकती है ना। तो इस प्रकार से ये सब सुधार किए जाते हैं। उसके बाद है वाटर पॉल्यूशन, रंग अपमार्जक, अम्ल, सीसा और पारा जब पानी में मिलता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है। जितने भी कॉटन वो इंडस्ट्रीज हैं, कपड़े बनाने, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो जब कपड़ों को रंगा जाता है तो उसका जो केमिकल होता है वो पानी में बहा दिया जाता है। कितना गलत बात है ना। तो वही केमिकल सब पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इतना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन के भी और बहुत सारे रीजन हैं, जैसे धार्मिक आस्थाएं, जैसे गणेश प्रतिमा, दुर्गा पूजा के दौरान जब मूर्तियों को विसर्जित करते हैं तो वो जो मूर्तियां होती हैं वो कलर्ड होती हैं, तो वही कलर पानी में मिल जाता है। तो कितना मतलब कि मैं कोई धर्म की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन ये पॉल्यूशन होता है इससे। ठीक है, श्रद्धा अपनी जगह है, पॉल्यूशन वो, और जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा गॉड है वो। ठीक है,
तो इस प्रकार से मैंने ये आपको बताया। उसके बाद आता है सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण जो होता है। मृदा में जो हम कीटनाशक या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है ना, तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है। इसका आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन माने ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन में क्या होता है? ध्वनि, आवाज तेज होना। एक तेज बाइक आपके बगल से निकल जाती है तो आप कितना सहम जाते हो, परेशान हो जाते हो। जो धड़कन होती है हार्ट, वो कितना बढ़ जाता है, आप लोग देखते होंगे ना, तो घबराहट हो जाती है। तो ये होता है नॉइज पॉल्यूशन। जैसे आजकल वर्तमान समय में डीजे बहुत बजाया जाता है, या मंदिरों में या मस्जिदों में या कहीं भी किसी भी स्थल पर जब तेज ध्वनि में शादी समारोह बजाया जाता है तो कितना मतलब कि मन अशांत हो जाता है। शांत नहीं होता, अशांत होता है। ठीक है, तो सब नॉइस पोल्यूशन है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि साइलेंस, इस प्रकार के साइलेंसर बनाती है कि ताकि जनरेटर वगैरह कितना साइलेंसर, कितना आवाज करते हैं तो उसमें ऐसे साइलेंसर लगाए जाए जिनसे नॉइस पोल्यूशन कम हो। जो पुरानी व्हीकल है, ओल्ड व्हीकल, उनको चलन से बाहर कर दिया जाता है और नई गाड़ियों का जो है परमिट शुरू होता है, रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। पुरानी गाड़ियों का खत्म हो जाता है क्योंकि पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी मशीन है तो आवाज़ ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन बनता है डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज के द्वारा पर्यावरण का जो निम्नीकरण हुआ है, पर्यावरण जो इतना खराब हो गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको सुधार क्या करना चाहिए, वो चीज मैं यहाँ बताना जा रहा हूँ। सुधार करना क्या है? वो नदियों तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कपड़ा है, टेक्सटाइल है, या सभी इंडस्ट्री में लगभग पानी का यूज होता है, तो वो क्या करते हैं, वो गर्म पानी, बॉइल हीट वाटर जो होता है उसको जो है नदियों में, नालों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी में जो जीवन होता है वो खतरे में पड़ जाता है। जो कि पानी को स्वच्छ करता है वही खतरे में पड़ जाता है। इसके अलावा जो गंदा पानी है, केमिकल वाटर है, उसको नहर नाले में मिलाने से पहले उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए सरकार ने तो बहुत सारे जो है एक्ट, कानून बना रखे हैं कि नहरों नालों में पानी छोड़ने से पहले आपको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा, तभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोयला, खनिज तेल से पैदा की गई बिजली के स्थान पर जल विद्युत का प्रयोग, राइट, है ना। देखिए, खनिज तेल, मिनरल ऑयल से भी बिजली पैदा की जाती है और कोयले से भी बिजली पैदा की जाती है। लेकिन आप लोग देखिए, डीजल या मिनरल ऑयल से अगर बिजली पैदा कर रहे हैं तो स्मोक निकलता है ना, क्योंकि वो जलेगा तो स्मोक निकलेगा। कोयला जलेगा, पावर जनरेट किया जाएगा उससे, तो कोयला जब खत्म होता है तो उसके बाद उसमें क्या बचती है? राख, ऐश जो है बचती है, जो कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाती है, जो कि हमारे लिए ही खतरनाक हो जाती है। तो उसके स्थान पर हमको क्या चाहिए कि हम वाटर जो है, वाटर पावर यानी कि जल विद्युत का प्रयोग करें, जो कि इको फ्रेंडली है, उसमें तो कोई पॉल्यूशन तो होना ही नहीं है। और इस सबसे अच्छा है सोलर एनर्जी ना, तो ये है। और तीसरा क्या है? साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो पुरानी गाड़ियां हैं या जो ज्यादा ध्वनि ना हो, इसके लिए। और पुराने यातायात के साधनों पर हमको प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये मैंने फिर से बताया। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इसको बेहतर तरीके से एक दोबारा जरूर देखिए। आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, वो आप जरूर कर लोगे। बुक रीडिंग मस्ट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।